Okay, the chapter is our environment, class 10. So, the everything that surrounds us is environment. जो भी चीज़ हमें हमारे सराउंडिंग में है उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट. एक टॉपिक होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसे सिस्टम बोलते हैं. उसको छोड़ के जितने भी चीज़ें होती हैं उसको सराउंडिंग बोलते हैं. और जो सराउंडिंग होती है वही हमारा एनवायरनमेंट होता है. इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स. बायोटिक फैक्टर्स क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट्स. और एबायोटिक कौन से होते हैं? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. These are the abiotic components. Interaction between these biotic and abiotic components from an ecosystem क्या होता है? इनके बीच में लेना देना रहता है. बायोटिक कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं वो डिपेंड करते हैं लिविंग पे, नॉन लिविंग पे, और जो नॉन लिविंग है वो लिविंग पे डिपेंड करती है. सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट constitutely that all around makes an system known as ecosystem. अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज इकोसिस्टम तो आप सीधी छोटी सी डेफिनेशन बोल सकते हो कि द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज इकोसिस्टम. In an ecosystem, living components depend on each other for their food, which give rise to food chain and food webs in the nature. Human activities lead to environmental problems जैसे कि पोल्यूशन है, जो व्हीकल में से जो स्मोक निकलता है, या फैक्ट्रीज़ वेस्ट आउट उसमें से जो स्मोक निकल रहा है, या बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल जो हम लोग कर रहे हैं उससे भी जो स्मोक निकल रहा है, दैट कॉजेज द पोल्यूशन एंड अल्टीमेटली डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज. So the ecosystem is of two type, natural ecosystem and artificial. Natural क्या होता है? जैसे कि फॉरेस्ट है, जैसे कि पोंड है, जैसे कि ओशन है. तो फॉरेस्ट में क्या है? ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, एयर है, वाटर है, सनलाइट है. दीज ऑल मेक्स अ सिस्टम नॉन एज नेचुरल इकोसिस्टम. लेक भी है, ओशन है. अब पोंड है, ओशन, इनमें क्या है? एनिमल्स लाइक वाटर एनिमल्स होते हैं, फिशेस है. ठीक है, फिशेस क्या कर रही हैं? वाटर गिल्स, स्पेशल ऑर्गन होता है उनके अंदर गिल्स जिसके थ्रू वो ब्रीथ करती हैं. और वो किस अडेप्टेड है, वो गिल्स कैसे, फिश ने अपने को कैसे अडेप्ट किया है? दे कंप्राइजिंग द गिल्स फॉर द ब्रीदिंग, जो कि डिजोल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सकती हैं. ठीक है, हम लोग अगर पानी में अगर ब्रीथ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम डिजोल्व ऑक्सीजन को टेक इन नहीं कर सकते. लेकिन फिशेज़ ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लें. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? मैन मेड होता है. जैसे कि एक्वेरियम आप लोगों ने देखा ही होगा. एक्वेरियम क्या होता है? दैट इज़ अ मैन मेड इकोसिस्टम. गार्डन बना लिया है. ठीक है, तो उसमें भी क्या है? वो भी मैन मेड है. अगर नेचुरल होता तो उसको हम फॉरेस्ट बोल देते कि ठीक है. और अगर हमने खुद ही बना रखा, ऑब्वियसली वो छोटा भी होता है, छोटा बनाया जाता है, इतना बड़ा बनाया नहीं जाता. चलिए, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक. एबायोटिक कौन से होते हैं? एयर, वाटर और लैंड. और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. और जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर कौन से हो सकते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड द पैरासाइट्स. हर्बीवोरस कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं. ओमनिवोरस कौन से होते हैं? जो कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो सिर्फ मीट ईट करते हैं. ठीक है, और जो ओमनिवोरस होते हैं वो क्या होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं. दे आर द ओमनिवोरस. एंड पैरासाइट्स इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब कि कुछ लेते कुछ लेना देना, मतलब उनके किसी के ऊपर ही रहते हैं. जैसे कि लाइसिस होती हैं. ठीक है, और जो पेट में जो कीड़े होते हैं देयर आर ऑल्सो द पैरासाइट्स. कुछ प्लांट्स भी होते हैं पैरासाइट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस दूसरे प्लांट के ऊपर लिपट जाते हैं. ठीक है, सो द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. और प्रोड्यूसर क्या होते हैं? सबको पता है, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. और डिकम्पोजर्स क्या होता है? डिकम्पोजर्स जो कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को फिनिश कर देते हैं. एग्जैक्टली, दे आर द स्वीपर. क्लीनिंग करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की. जो मान लो कोई बर्ड है
जैसे कि वो है, हाँ कोई बर्ड है या कोई छोटे छोटे एनिमल, माउस या कैट वगैरह कुछ मरे हुए हैं पार्क्स में या रोड पे, जैसे डॉग वगैरह किल हो जाते हैं व्हीकल्स, तो डिकम्पोजर्स आते हैं उनको खा लेते हैं, छोटे छोटे उनके ऊपर ग्रो हो जाते हैं डिकम्पोजर्स, इनके बैक्टीरिया कुछ कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे उन्होंने ईट कर लिया और वो किल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सो द डिकम्पोजर्स इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज़ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है कि कौन किसको खा रहा है, वो किसी और को खा रहा है, वो किसी और को खा रहा है, तो दिस इज़ अ फूड चेन। और बीच में से मान लो कोई फूड चेन आपस में इंटर रिलेटेड होती है, ऐसे इसको ये भी खा रहा है, इसको इससे से कुछ भी रिलेशनशिप हो रही है, तो उसको हम बोल देते हैं फूड वेब, ठीक है। तो फूड चेन कहाँ कहाँ हो सकती है, इन ए फॉरेस्ट हो सकती है, इन द ग्रास लैंड हो सकती है एंड इन द पोंड हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, डियर खा रही है, डियर को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है, तो दिस इज़ अ फूड चेन विच वन ऑर्गेनिजम्स ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी उसके बाद ज़्यादा चीज़ को कौन खाएगा, कम लोग खाते हैं, ठीक है। कम लोगों को खाने वाली जो उनको भी खाते होंगे वो उससे भी कम होंगे क्वांटिटी में, और फिर उससे भी कम होंगे, तो उसे बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉफिक लेवल। सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। इस ट्रॉफिक लेवल वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाए कि इट्स लाइक अ स्टेयर, बड़ी छोटी छोटी उससे छोटी उससे छोटी, दिस इज़ अ ट्रॉफिक लेवल। अगर इससे अपोजिट होगा, सपोज़ पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। भाई सपोज़ मान लो ग्रास है, सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल लिया, ग्रास का लिया। ग्रास है हमारी इतनी, उसके बाद डियर है इतने, अब इतने डियर का इतने से ग्रास में पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा, उन्हें तो ज़्यादा चाहिए। फिर वो क्या करेंगे, पहले तो लड़ेंगे, फाइटिंग करेंगे, फिर उसके बाद आपस में एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, मतलब इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। So the first level should be greatest, and then smallest, then smallest, then smallest, and then smallest. Okay, so these level are known as trophic level. तो फ्लो ऑफ एनर्जी सबसे फर्स्ट होता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी, सबसे पहला जो लेवल होता है दैट इज़ ऑलवेज सनलाइट। सनलाइट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट लेवल फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल्स। सनलाइट होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, कोई भी, अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, सनलाइट से कर रहे हैं। और एनिमल्स जो है किसको ईट करते हैं, एनिमल्स किसको ईट करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। तो प्लांट्स भी कैसे बने, तो सनलाइट से बने, ठीक है। अब उसके बाद वाले जो एनिमल्स होंगे वो एनिमल्स दूसरे वाले एनिमल को ईट कर रहे हैं, तो वो भी प्लांट को खा के जी रहे हैं। तो मतलब अल्टीमेट सोर्स क्या है, सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो सनलाइट में क्या होती है, सन एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज ट्रांसफरिंग टू दिस लेवल, एंड इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी इसमें जाएगी, जो इसमें एनर्जी है वो एनर्जी इसमें जाएगी, एंड देन लास्ट लेवल पे, टॉप पे, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और पता है, मान लो यहाँ पे 100% एनर्जी है, तो यहाँ पे 100 की 100% एनर्जी नहीं जा सकती, क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सारे सनलाइट को कभी ले सकते हैं। अगर सारे को ले रखे होते तो अभी तक जो है सन जो है ख़त्म ही हो चुका होता, सारी यूज्ड अप हो चुकी होती। जितनी 100% एनर्जी है ना सपोज सन की, प्रोड्यूसर्स तो सिर्फ 10% ही यूज़ कर रहे हैं, प्लांट सिर्फ 10% यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मान लो हमारे जो इसमें जो है 10% है, 10% एनर्जी ली, अब प्लांट्स की टोटल एनर्जी कितनी मानी जाएगी, 100% मानी जाएगी जितनी भी ली। अब उनके पास 100% जितनी भी है, उसमें से हर्बीवोर्स जो प्लांट को खा रहे हैं सिर्फ 10% ही प्लांट्स को खा पा रहे हैं। अगर सारे प्लांट्स को एनिमल्स खा रहे होते तो दैट विल बी रेप्लेनिस्ड, ये ख़त्म हो चुकी होती अभी तक, ये अभी तक ख़त्म हो चुके होते, ये ख़त्म हो चुके होते अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ 10% ही ले पाते, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में होते हैं, there is large quantity of producers, so herbivorous eat only 10%, means 10% energy is transferring from producers to the herbivores, and then again carnivorous eat the herbivores,
only 10% energy is transferring to next level, and again in the next level only 10%. This is known as 10% low. दिस इज़ नोन एज 10% लो. एनर्जी फ्लो जो होती है वो 10% होती है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे. सो दिस लो इज़ नोन एज 10% लो. Okay, so this is 10%. Only 10% of energy is transferred to the next trophic level. The remaining 90% energy is used in life processes like digestion, growth, reproduction, represented by present ट्रॉफिक लेवल. जितने हर्बीवोरस ने प्लांट्स को खा लिया, बाकी जो 90% है वो अपनी लाइफ साइकिल चला रहे हैं, वो अपनी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, जो भी अपनी एसेंशियल वाइटल एक्टिविटीज़ है वो कैरी ऑन कर रहे हैं. सो दिस इज़ द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल. Okay, due to the gradual decrease in energy, food chain contains 3 forms of ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है एनर्जी. या एक प्रोड्यूसर से प्राइमरी, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी को जो खाते हैं उन्हें सेकेंडरी, और सेकेंडरी को जो खाते हैं उन्हें टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी जो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. मान लो 1000 किलो जूल से फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी गई, 100 किलो जूल. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर पे कितनी गई, 10 किलो जूल. फिर टर्शरी कंज्यूमर पे कितनी गई, ओनली 1 किलो जूल. सो देयर इज रिस्पेक्टिवली डिक्रीजिंग इन द एनर्जी कंटिन्यूसली फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल्स. So this is the important topic of this chapter, 10% low. Next है biological magnification. This is the 100% ensured question. 100% आता है वाला क्वेश्चन. What is biological magnification? क्या होता है biological magnification? देखो मेरी बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ. Just wait. हाँ, जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है वो क्या होता है कि मान लो मेरी क्रोप्स है, क्रोप्स के ऊपर मैंने क्या किया है, पेस्ट आ गए कहीं से ना, कीड़ा लग गया मेरी सारी क्रोप्स को. ठीक है, पूरा टाइम मैंने उनको जो है वाटरिंग की, इरिगेशन की. लास्ट टाइम पे हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले उसमें क्या हो गया, पूरे पे पेस्ट लग गया. तो मैंने उस पर क्या किया, पेस्टिसाइड्स डाले टू किल द पेस्ट को किल करने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स डाले. अब पेस्टिसाइड जो हमने डाले हैं उनसे क्या होगा, हमारा दैट इज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ठीक है, फॉर्मेशन कैसे बनते हैं ओजोन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन है, O2 में एक और ऑक्सीजन मिलती है तो O3 बन जाती है. ठीक है, एक सिंपल ऑक्सीजन एटम में दूसरा एटम मिला, O2 बन गया. तो O2 में एक और O2 अब मॉलिक्यूल हो गया, उस मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम मिल गया तो वो क्या बन जाता है, ओजोन यानी O3. तो डिप्लीशन कैसे होता है, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985 एंड वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल. तो किस वजह से होता है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से निकलते हैं, ये जो फ्रिज से, फायर एक्सटिंग्विशर से, स्प्रे एरोजोल्स या पोल्यूशन जो होता है, दीज आर ऑल कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. नेक्स्ट गार्बेज डिस्पोजल. टाइप्स ऑफ गार्बेज, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. जिसको बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, plant product like fruits, vegetables, peels, cotton, jute, dung and paper. These are the biodegradable material. If we dispose it as it is in the environment, they get be a part of environment itself. But non biodegradable waste are doesn't are not biodegrade in the environment itself by the microorganisms. So substances which cannot be decomposed by the action of microorganisms are called non-biodegradable waste. Example, plastic, polythenes, metals and synthetic fibers. So microorganisms release enzyme which decompose the materials, but these enzymes are specific in their action. That's why enzymes cannot decompose all the
मटेरियल्स। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वेस्टेज डिस्पोजल, कैसे हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ऑब्वियसली वेस्ट प्रोडक्ट तो होंगे ही होंगे, कोई फैक्ट्रीज़ है, हाउस है, इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटल्स हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स तो होंगे ही होंगे, बट देयर इज़ अ मेथड टू डिस्पोज ऑफ, इज़ अ some specific way. So the biogas plant, biodegradable waste can be used in biogas plants to produce biogas and manure. तो उसमें से गैस बनाई जाती है, मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है, विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस प्रोसेसेस। सो बायोगैस प्लांट्स में जितने भी वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उसके बाद में डाल सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स। लैंड फिलिंग्स, द वेस्ट आर ब्यूरिड इन द लो लाइंग एरियाज दैट आर कॉम्पैक्ट बाय रोलिंग विद अ बुलडोजर, उसको जो है ज़मीन में दबा दिया जाता है। लैंड फिलिंग्स, द वेस्ट ये होगा। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन द कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ soil for the definite time for the 3-4 months. Garbage changes into manure. And next, recycling, non biodegradable waste are recycled to make new items. This is also मतलब recycling is the very best way to decrease the environment pollution. And reuse, it is a convenient technique. यूज़ एंड हमें कोई सी चीज़ को रीयूज़ कर लेना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर है, एक बार पढ़ लिया तो ये नहीं कि डस्टबिन में डाल दिया या वेस्ट हो गया, उसको कुछ ना कुछ रीयूज़ करो, कैसे भी यूज़ कर लो, कहीं पे बिछाने के में काम कर लो, कहीं पे कुछ एनवलप्स बना लो, किसी चीज़ में पेपर फोल्डिंग में, किसी भी चीज़ में वी कैन यूज़ फॉर द पर्पज़। सो दिस इज़ द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट।